टैक्सी रश्मि दीदी के ठीक बंगले के सामने जाकर रुकी। गार्डन की हरियाली को देखती हुई मैं बरामदे तक पहुंच गई थी। 2 मिनट हुए होंगे दरवाजे पर खड़े, तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी। रश्मि दी का नौकर था। मेरा नाम पता पूछने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर नम्रतापूर्वक बोला, आइए। मैं बाईं तरफ की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। वहीं पर एक और दरवाज़ा था। एक नौकरानी डस्टिंग कर रही थी। नमस्कार करती हुई वो थोड़ा पीछे हटी तो घर की पुरानी नौकरानी उधर से गुजर रही थी। बिना कुछ कहे उसने अपने दांत निकाले, फिर मेरे पैर छूकर धीरे से बोली, मैडम अपने बेडरूम में हैं। मैं उनके एयर कंडीशन बेडरूम की तरफ बढ़ गई। मध्यम प्रकाश में मैंने देखा रश्मि दी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने गुलाबी सूती साड़ी और बिना बाहों का सफ़ेद ब्लाउज पहन रखा था। सिर और चेहरे का अधिकतर भाग सफ़ेद पट्टियों से ढका हुआ था। पट्टियों के बीच बीच से उनके खिचड़ी बाल झांक रहे थे। उनकी बगल में पड़ी सेटी पर बैठकर मैंने धीरे से पूछा, कैसी हैं दीदी? मेरे आने का पता तो उन्हें था ही। धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, अब तो ठीक हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा तुम बेकार में परेशान होगी। वैसे यहाँ आकर तुम भी क्या कर लेती? कुछ मदद तो हो ही जाती। मेरी मदद भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। कहते कहते उनका गला भर भर गया। ये सब हुआ कैसे दी? कोई 4 दिन पहले एक शादी में शामिल होने के लिए मैं मीरा रोड गई थी। वैसे मैं शादियों में जाना पसंद नहीं करती, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी मिन्नत की कि बेटी की शादी है, 5 मिनट के लिए ही आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो मैं चली गई। आनंदो जी के रहते हैं तो वे ही जाते हैं ऐसे समारोह में, मगर वो यहाँ नहीं थे तो मुझे ही जाना पड़ा। फॉर्मेलिटी जो निभानी थी। 3 व्हीलर से उतर ही रही थी कि सामने से एक ठेला गाड़ी ने ऐसी टक्कर मारी कि मैं एक तरफ जाकर गिरी। लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय लगे आपस में झगड़ने। आखिर टैक्सी वाला ही मुझे डॉक्टर के पास ले गया। किस डॉक्टर के पास गई, किसके पास जाती? यहाँ है कोई ऐसा डॉक्टर जो तुरंत घायल की मरहम पट्टी करे? एक सुधा ही है, मेरी स्कूल फ्रेंड। हालांकि उसका घर भी काफ़ी दूर ही था। वहाँ पहुंचकर पता चला घर पर नहीं थी। जैसे तैसे उसके घर वालों ने फ़ोन करके उसे बुलाया, फिर भी आधा पौन घंटा तो लग ही गया। तब तक मैंने कितना कष्ट भुगता मैं ही जानती हूँ। घर में भी यही निकम्मा सोहन था जिसने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला होगा, स्टूपिड मैन। और वो फिर इंग्लिश में बड़बड़ाने लगी, एकदम बेवकूफ़ है, कोई काम ढंग से तो कर ही नहीं सकता। तो क्यों रख लिया आपने? मैंने नहीं रखा, आनंदी दोजी के दफ्तर का है। उन दिनों घर में ना नौकर था ना नौकरानी। इसी से ये बोले कि सोहन तुम घर पर रहकर मेम साहब का ध्यान रखना। मैं इसे कब से कह रही हूँ, साहब ईटानगर गए हैं, उन्हें फ़ोन मिलाकर इत्तला कर दो कि मेम साहब का एक्सीडेंट हो गया है। तो बेवकूफ़ कहने लगा, मुझे क्या मालूम साहब कहाँ ठहरे हैं। मोबाइल पर कॉल कर देता, वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, ना मेल तो कर ही सकता था। कम से कम एमएससी पीएचडी किया है, लेकिन एक लाइन टाइप नहीं कर सकता। फ़ोन पर बात करना नहीं आता। पता नहीं सिफारिश करके कैसे भर्ती हो जाते हैं ये लोग। फिर ना दफ्तर के रहते हैं ना घर के। लेकिन अप्रूव तो जीजा जी ही करते होंगे ना। अरे भाई, काम की व्यस्तता के चलते इस तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता होगा। अनिंदो जी का तो फिर जीजा जी को खबर किसने की? मैंने की। और किसने? इतनी ख़राब हालत में किसी तरह आंखों से पट्टियाँ खिसका खिसका कर चश्मा लगाकर मैंने अपने भाई का नंबर डायल किया और उसे कहा कि पर्सनली अनिंदो के पास जाकर मेरे एक्सीडेंट की सूचना दे आएँ। तो जानती हो उसने क्या किया? अनिंदो दो जी को एक्सीडेंट की खबर पहुंचाकर बोला, दीदी की हालत गंभीर नहीं है, आप आराम से अपना काम निपटा कर ही जाइएगा। सुनते ही मेरा दिमाग बेकाबू हो गया। कितना क्या है मैंने इसके लिए आदमी बना दिया। इसके दाखिले के लिए किस किस की खुशामद नहीं की।
अच्छे से अच्छे शिक्षकों से ट्यूशन दिलवाई, एक से एक किताबें, एक से एक कपड़े लत्ते, जो बन सका सब किया। और इसे इतना भी शौक नहीं कि अपनी बहन के एक्सीडेंट की सूचना सही तरीके से अपने जीजा जी को पहुंचा दे। जब काम था तो अनिंदो जी के दाएं बाएं खुशामद करते रहते थे दोनों पति पत्नी। पत्नी ने तो मुझसे मिलने के बहाने से आ आकर अनिंदो जी पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। उनके साथ घूमती, वो भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में। मुझे कभी नहीं देखा है लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमते। मैं कभी इनकी गाड़ी तक का इस्तेमाल नहीं करती। ड्राइवर है पर मेरा नहीं है और खुद मैं गाड़ी चलाती नहीं। इस शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना मेरे बस की बात नहीं। कोई विश्वास करेगा कि मैं पूरे यूरोप में गाड़ी चला चुकी हूँ। उनका गला फिर भरभराने लगा था। जीजा जी कब आए? आ तो गए थे दूसरे दिन सवेरे ही, मगर अपनी आदत के मुताबिक एयरपोर्ट से ही पूरी फौज लेके आए थे। वहीं ईटानगर में ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि सारे प्रोग्राम रद्द कीजिए, फ़ौरन पटना पहुंचना है, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या था, सारे अफसर, गुप्ता साहब, तोमर साहब, डिसूजा साहब, इनके पीए, टाइपिस्ट, बॉडीगार्ड सभी हाँफते हाँफते सीधे चले आए थे और उन सब के लीडर बने हुए थे अनिंदो। मेरे पति सभी ने एक्सीडेंट के बारे में पूछ पूछ कर अपनी सहानुभूति जतलानी शुरू कर दी। एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप थ्री व्हीलर से क्यों आती जाती हैं? गाड़ी क्यों नहीं ले गई? मेरे घर फ़ोन कर देती, मेरा ड्राइवर आ जाता, मेरी वाइफ ले जाती। आपको रश्मि दीदी की यातना का अंत नहीं था। दुखी होकर बोली अनिंदो जी ने। तो वो फॉर्मल वे में पूछा, क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसा हुआ? और कमरे में जाते जाते बोले, अरे भाई, इन लोगों को चाय वाय पिलवाओ, बिना नाश्ता किए मत जाइएगा। डिसूजा साहब, गुप्ता साहब, बस मैडम का मैनेजमेंट देखिए, थोड़ी देर में ही सब तैयार हो जाएगा। मैं रोने को आ गई। इस इंसान को इतना मालूम नहीं कि घर में दूसरा कोई नहीं है। जैसे तैसे उठकर मैंने चाय बनाई, प्लेट में नाश्ता रखा और ये कमरे से लौटकर फिर शोर मचाते हुए बैठक तक पहुंचकर बोले, अरे अरे देखिए, इस हालत में भी मैडम चाय बना रही हैं। और फिर पूरा स्टाफ वाहवाही पर उतर आया। रश्मि दीदी के पति की इन अजीबोगरीब बातों को मैं पहले भी सुन चुकी थी, पर क्या कह सकती थी। धीरे से बोली, दीदी आपने तो प्रेम विवाह किया था ना? स्कूलिंग फिर कॉलेज, भली भांति परिचित होगी उनके स्वभाव से। उस उम्र में हम किसी से इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। बस एक तरह का जुनून होता है, दीवानगी। असलियत तो एक छत के नीचे रहकर ही पता चलती है। एक आध बार पास बैठकर बोले, बतियाते तो होंगे, एकदम नहीं। उन लोगों के जाते ही बस फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया। दुनिया भर से बातें कर लें, डॉक्टर सुधा से भी डिस्कस कर लिया। फिर मुझसे आकर बोले, डॉक्टर सुधा तो कह रही थी चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, अगर आप माइंड ना करें तो कल मैं दिल्ली चला जाऊं। कल मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग तय है। मैं क्या कहती, इनके रहने से जो आवाजाही रहेगी घर में, कम से कम उससे तो आराम ही रहेगा। बोली, ज़रूर जाओ। बस फिर से फ़ोन घुमाना शुरू कर दिए। शेखर साहब, तोमर साहब, मैडम से इजाज़त मिल गई। डॉक्टर ने भी बोला है चिंता की कोई बात नहीं है। हेलो हेलो डिसूजा साहब, शिकायत अभी भी ख़त्म कहाँ हुई थी? वहाँ दिल्ली में मंत्री जी से दोपहर में मुलाकात हुई होगी। रात में फिर मंत्री जी का भी फ़ोन आ गया। हाँ, कैसी है मैडम? आपका दर्द कैसा है? पट्टियाँ कब खुलेंगी? लीजिए, गुप्ता जी से बात कीजिए। फिर शेखरन, फिर डिसूजा, फिर बेचारा दरबान सिंह भी क्यों छूटता। क्या कीजिएगा दीदी। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की कि एक साफ सुथरी व्यक्तिगत जिंदगी जैसी चीज़ उनके पास पहले भी नहीं थी। उम्र के साथ साथ जो थोड़ी बहुत
अटैचमेंट्स होगी वो भी ख़त्म होती चली जा रही है। वो कुछ कहती, इतने में नौकरानी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही दीदी फिर भड़की, क्या कर रही हो तुम? इतनी देर से ये आई है, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं भिजवाया। सोहन से कपड़े धुलवा रही थी, बुलाओ उसको। 14-15 साल का लड़का सिर झुकाकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दीदी की बमबारी फिर से शुरू हो गई। नौकरी मांगते वक्त तू क्या बोला था कि हम धोबी हैं, हमको कपड़ा धोना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अब रोज़ तुमको राधा कपड़े धोना सिखा रही है। वॉशिंग मशीन तक बिगाड़ कर रख दी तुमने। उसके जाने के बाद वो बताती रही कि कैसे उनके पति के ऑफिस के नरेंद्र बाबू ने चमचागिरी करके लड़के के माँ बाप के ऑपरेशन का बहाना बनाकर ये लड़का उनके यहाँ काम पर लगा दिया। 2 महीने की एडवांस तनख्वाह भी इसे दिलवा दी और ढंग से एक कपड़ा तक धोया नहीं जाता। इसे दुख से जड़ीभूत होकर मैं बैठी रही। सचमुच कितना शोषण, कितनी नीच प्रवृत्ति, कितना स्वार्थ भरा पड़ा है लोगों के मन में। दाई नौकर है तो वही हाल भाई बहन है तो वही हाल पति का तो कहना ही क्या। कौन नहीं जानता कि दीदी की अद्भुत सुंदरता, ऊंची शिक्षा, ऊंचे घराने के कारण ही हर तरफ से हीन उनके पति ने उनसे प्रेम की पींगे बढ़ाई, शादी की और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। और अब न उनकी भावनाओं को समझते हैं, न संवेदनाओं की ही कद्र करते हैं। छोड़िए दीदी, मैंने दुखी होकर कहा, ये दुनिया आपके लिए थी ही नहीं, कहीं और चलिए, कहाँ जाएंगे? किसी आश्रम वगैरह में जहाँ आपका कोई शोषण नहीं करेगा। मैंने उत्साह से भरकर कहा, बल्कि आपको कोई समाज सेवा का काम मिल जाए, जैसे बच्चों को पढ़ाने या अपाहिजों को कुछ सिखाने का, तो आपका भी मन लग जाएगा। आप उनसे ज़रा सा करेंगी तो वो आपको इतना प्यार देंगे कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। पागल हो गई है क्या? मैं उनकी डांट सुनकर सटपटा गई। उनकी सफ़ेद पट्टियों से घिरे चेहरे में धंसी क्रुद्ध आँखों से मुझे घूरते हुए बोली, तुम तो मेरा घर तुड़वा कर रहोगी। जिंदगी भर का संघर्ष त्याग किस लिए किया मैंने इसी घर पर अपने अधिकार के लिए ना, और अब अपना घर छोड़कर समाज सेवा में जुट जाऊं? क्यों छोड़ूं मैं अपना घर? इस घर में मेरा राज है। पति का क्या है? जगह जगह घूमते रहते हैं, कभी भाषण, कभी उद्घाटन, कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह। असली राज तो मेरा ही है। मेरे एक इशारे पर ये लोग थर थर काँपते हैं। क्रोध में बिलबिलाती वो उठ खड़ी हुई और मैं सिर पिटाकर उठकर खड़ी हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि हर औरत का अपना पिंजड़ा ही प्यारा लगता है।